good morning students. In the last lecture we have discussed classification of crystalline solids. Crystalline solids की classification में हमने study किया different type के solids, molecular solids. Molecular solids में 3 types के थे, polar molecular solids, non-polar molecular solids and hydrogen bonded molecular solid. Thereafter we have discussed ionic solids. Ionic solids के केस में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी वो कौन सी थी? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. इसके बाद हमने डिस्कस किया मेटालिक सॉलिड्स. अगर हम मेटालिक सॉलिड्स की बात करें तो मेटालिक सॉलिड्स के केस में मेटल मेटल बॉन्डिंग जो है वो प्रेजेंट थी. इसके बाद हमने डिस्कस किया कोवलेंट और नेटवर्क सॉलिड. सो कोवलेंट और नेटवर्क सॉलिड्स में जैसे एग्जांपल था डायमंड का, ग्रेफाइट का, देयर इज प्रेजेंस ऑफ नेटवर्क्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स. उसके बाद हमने डिस्कस किया जैसे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स है तो उनके केस में क्या होता था? रेगुलर अरेंजमेंट था, कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल्स था. कौन सा पैटर्न ये फॉलो करते हैं? तो वहां पे हमने डिस्कस किया यूनिट सेल और स्पेस लैटिस. सो स्पेस लैटिस एक जायंट स्ट्रक्चर था जिसमें जो स्मॉलेस्ट यूनिट थी उसको क्या बोला था हमने? यूनिट सेल. ठीक है. सो यूनिट सेल जो है वो रिपीट करेगी अगेन एंड अगेन एंड इट विल फॉर्म अ जायंट स्ट्रक्चर दैट इज नोन एज व्हाट? क्रिस्टल लैटिस. ठीक है. सो यूनिट सेल की आगे क्लासिफिकेशन हमने स्टडी की. कितने टाइप की यूनिट सेल जो होती हैं? तो प्रिमिटिव यूनिट सेल थी, नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल थी. अगर प्रिमिटिव यूनिट सेल की बात करें तो प्रिमिटिव यूनिट सेल के केस में किस तरह का अरेंजमेंट था? द एटम्स वर प्रेजेंट ओनली ऑन द कॉर्नर्स ऑफ द क्यूब. ठीक है. And if the atoms are present at the corners of the cube along with the other places, then such type of unit cell is known as non-primitive unit cell. ठीक है. So आज हम डिस्कस करने वाले हैं types of cubic unit cells. So types of cubic unit cell में हमारे पास आ जाती है simple cubic unit cell. Simple cubic unit cell. सो अगर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की बात करें तो एटम्स जो है वो कहां पे प्रेजेंट होंगे? एटम्स विल बी प्रेजेंट ऑन द कॉर्नर्स ऑफ द क्यूब. सो जो कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल्स हैं दे विल बी प्रेजेंट ओनली ऑन द कॉर्नर्स ऑफ द क्यूब. सो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की बात करें द कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल्स are present only on the corners of the cube. Only on the corners of the cube. ठीक है. अगर एग्जाम्पल की बात करें, डायग्राम की बात करें तो ये हमारे पास एक क्यूब है. ठीक है. क्यूब के केस में सारी की सारी साइड्स क्या होंगी? इक्वल होंगी. सो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की अगर हम बात करें तो जो कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल्स हैं, जो एटम्स हैं, वो कहां पे प्रेजेंट होंगे? दे विल बी प्रेजेंट ओनली ऑन द कॉर्नर्स ऑफ द क्यूब. ठीक है. नेक्स्ट बात आती है हमारे पास बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल. बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल. तो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में एटम्स कहां कहां पे प्रेजेंट होंगे या कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल्स कहां पे प्रेजेंट होंगे? Constituting particles are present on the corners of the cube along with body center
along with body center of the cube. ठीक है, अगर इसकी डायग्राम देखें तो देखो क्या होगा। ठीक है, मैं नीचे ड्रॉ कर रहा हूं यहां पे। कॉर्नर्स पे तो एटम्स प्रेजेंट हैं ही, इसके अलावा और जगह पे जो एटम प्रेजेंट है वो कहां पे प्रेजेंट है? एट द बॉडी सेंटर। ठीक है, और नेक्स्ट आ जाता है फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है, तो नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल So, face-centered cubic unit cell के केस constituent particles are present at the corners of the cube along with the faces of the cube. ठीक है, ये क्यूब है आपके पास, तो इसके केस में आप देख सकते हो जैसे एटम्स जो कहां पे प्रेजेंट है? कॉर्नर्स पे तो प्रेजेंट है ही, इसके अलावा और कहां पे प्रेजेंट है? दे आर प्रेजेंट ऑन द फेसेस ऑफ द क्यूब। ठीक है, इस तरह से फेसेस पे भी एटम्स जो प्रेजेंट है। तो इस तरह की यूनिट सेल को क्या बोलते हैं? इस तरह की यूनिट सेल को बोलेंगे फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है, नाउ आफ्टर दिस वी विल डिस्कस to calculate the number of atoms present. इसके बाद हम डिस्कस करेंगे number of atoms present per unit cell in case of simple cubic unit cell, in case of body centered cubic unit cell and in case of face centered cubic unit cell. So let us discuss one by one. So students, अब आ जाता है हमारे पास calculation of number of atoms present per unit cell. ठीक है, सो सबसे पहले जो मैं यहाँ पे एग्जांपल कंसीडर कर रहा हूँ, फर्स्ट इज सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। स्ट्रक्चर की बात करें एटम्स इस तरह से प्रेजेंट है, they are present on the corners. Now see, ये एक यूनिट सेल है, इसी तरह की यूनिट सेल इस साइड भी होगी, इसी साइड बाहर की तरफ भी होगी और ऊपर भी होगी। ठीक है, तो एक एटम का जो कंट्रीब्यूशन आएगा दैट विल बी 1/8। सो हियर कंट्रीब्यूशन of the atoms of one of the atom present at the corner towards the unit cell. एक एटम जो कॉर्नर पे प्रेजेंट है वो यूनिट सेल के लिए कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है? एक एटम जो कहां पे प्रेजेंट है, जो कॉर्नर पे प्रेजेंट है, वो यूनिट सेल में कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है? इज इक्वल टू 1/8। सो कंट्रीब्यूशन मेड बाय वन एटम प्रेजेंट एट द कॉर्नर
towards the unit cell is equal to 1 by 8. Now you can count how many atoms are there. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. 8 atoms present हैं. So contribution of one atom, here you will write contribution of one atom present at the corner towards the unit cell. ठीक है, corner of the cube or present at the corner of cube. Corner of the cube towards the unit cell. ठीक है, now the contribution made by 8 atoms present at the 8 corners of the unit cell. देखो एक एटम का एक एटम का कंट्रीब्यूशन आ रहा है 1 by 8, तो 8 एटम्स का कितना हो जाएगा, 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे इज इक्वल टू 8 इंटू 1 by 8 इज इक्वल टू 1. ठीक है, सो सिंपल क्यूबिक के केस में नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट पर यूनिट सेल कितने आ जाएंगे, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट पर यूनिट सेल इज इक्वल टू 1. ठीक है, इसी तरह से अगर आपके पास अगला स्ट्रक्चर है जैसे बीसीसी है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल है, या फिर फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल है, तो उसके केस में भी हम जो है वो फाइंड आउट करेंगे. ठीक है, लेट अस फाइंड आउट द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट पर यूनिट सेल इन केस ऑफ, नेक्स्ट जो आता है हमारे पास बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल. ठीक है, तो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल की अगर बात करें, सी अब अगर बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल की बात करें तो एटम्स कहां कहां पे प्रेजेंट होंगे, कॉर्नर्स पे तो प्रेजेंट होंगे ही, इसके अलावा और कहां पे प्रेजेंट होंगे, दे विल बी प्रेजेंट एट द बॉडी सेंटर ऑफ द क्यूब. सो कॉर्नर्स वाले एटम्स का कंट्रीब्यूशन वन एटम प्रेजेंट एट द कॉर्नर ऑफ द क्यूब टुवर्ड्स द यूनिट सेल इज इक्वल टू 1 by 8 आ जाएगा. देन 8 एटम्स प्रेजेंट है तो 8 का कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा, 8 इंटू 1 by 8 हो जाएगा. ठीक है, सो नेक्स्ट आता है हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट पर यूनिट सेल. तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो 8 एटम्स का कंट्रीब्यूशन तो आ गया कितना, 1 आ गया, 8 इंटू 1 by 8, और एक एटम तो ऑलरेडी यूनिट सेल में क्या है, एम्बेडेड है, तो कितना हो जाएगा 1 plus 1 इज इक्वल टू 2. ठीक है, तो नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट पर यूनिट सेल इन केस ऑफ व्हाट, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल विल बी इक्वल टू 2. ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स कितने आ जाएंगे इसके केस में, 2 आ जाएंगे. क्लियर. अब नेक्स्ट हम कैलकुलेट करेंगे किसके केस में, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के केस. नेक्स्ट आ जाता है फेस सेंटर्ड, थर्ड जो है दैट इज एफसीसी, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल. ठीक है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल एफसीसी के केस में. फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के केस में देखते हैं. सो अगर डायग्राम की मैं बात करूं,
ठीक है, ये तो है सिंपल स्ट्रक्चर। अब इसके बाद एटम्स कहाँ पे प्रेजेंट है? फेसेस पे भी प्रेजेंट है। अब ये जो एटम प्रेजेंट है इस फेस पे प्रेजेंट है, ये आधा नीचे वाले यूनिट सेल में होगा, आधा ऊपर वाले यूनिट सेल में होगा। तो कितना कंट्रीब्यूट करेगा? 1/2 जो है वो कंट्रीब्यूट करेगा। ठीक है, सो यहां पे आ जाए कंट्रीब्यूशन made by atoms present at the corners of the cube, at the corners of the cube is equal to 8 कॉर्नर से एक एटम का कंट्रीब्यूशन 1/8 है। कितना हो जाएगा इसके केस में? 1 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट कंट्रीब्यूशन मेड बाय एटम्स प्रेजेंट एट द फेसेस। ठीक है, अब एक एटम का कंट्रीब्यूशन है 1/2। ठीक है, हाफ इस फेस में, हाफ ऊपर वाले यूनिट सेल में होगा, हाफ इस यूनिट सेल में, हाफ इस यूनिट सेल में होगा। ठीक है, तो 6 फेसेस है तो कितना आ जाएगा? 6 इंटू 1/2 कितना आ गया? 3 आ गया। तो नंबर ऑफ एटम्स कितने आ जाएंगे यहाँ पे? ठीक है, तो नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट पर यूनिट सेल इन केस ऑफ व्हाट एफसीसी विल बी इक्वल टू 4। ठीक है, सो ये तो बात आ गई किसकी? नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट पर यूनिट सेल की। अब इसके बाद डिस्कस करेंगे हम रिलेशनशिप बिटवीन एज लेंथ ऑफ द यूनिट सेल एंड रेडियस ऑफ एटम। ठीक है, किसके बीच में रिलेशनशिप स्टडी करेंगे? रिलेशनशिप बिटवीन द एज लेंथ ऑफ द यूनिट सेल एंड रेडियस ऑफ एटम। किस किस के केस में? सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के केस में, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के केस में एंड बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के केस में। ठीक है, तो लेट अस डिस्कस इट 1 by 1। ठीक है, सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के केस में। सो नेक्स्ट टॉपिक इज रिलेशनशिप बिटवीन radius of atom and edge length of the unit cell। ठीक है, फर्स्ट केस किसके केस में डिस्कस कर रहे हैं? सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है, पहला केस क्या है? सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के केस में। तो स्ट्रक्चर आप देख सकते हो। सी, अब यहां पे क्या है? कॉर्नर्स पे एटम्स प्रेजेंट है। ठीक है, और अगर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की बात करें हम, तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के केस में अगर मैं ये ऊपर वाला जो डायग्राम अगर इसको एक्सप्लोर करूं तो इस तरह से जो वो स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, ये जो ऊपर वाला प्लेन है ये इस तरह से जो है एग्जिस्ट कर रहा है, एक्चुअली ऐसे ही एग्जिस्ट करता है। मींस ये जो स्फीयर हैं ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? टच कर रहे हैं यहाँ पे, इस तरह से। ठीक है, अब यहाँ पे
ये तो बिल्कुल स्मॉल डॉट शो कर रखे हैं, बट एक्चुअल स्ट्रक्चर इस तरह का होगा। सो देखो ये इंटायर क्या थी, ये इंटायर क्या है, ये एज लेंथ है जिसको मैंने डिनोट किया किस सिंबल से, ए से। और रेडियस ऑफ एटम क्या आ रही है यहाँ पे, हाफ ऑफ ए आ रही है। तो सीधी सी बात है यहाँ पे रेडियस ऑफ एटम इज इक्वल टू ए बाय 2 और सिंपली आर इज इक्वल टू ए बाय 2। बहुत सिंपल है, किसके केस में, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के केस में। रीजन, ये स्फीयर एक दूसरे को टच कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। ये तो ये इंटायर क्या थी, ये एज लेंथ है ए और ये क्या है, हाफ है। ए का हाफ क्या हो गया, ये रेडियस को डिनोट कर रहा है यहाँ से, ठीक है। सो रेडियस ऑफ एटम इज इक्वल टू ए बाय 2। बहुत सिंपल, ठीक है। सो नेक्स्ट आ जाता है स्टूडेंट, सेकंड जो है फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। अगर फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल की बात करें तो एटम्स और कहां पे प्रेजेंट होंगे, दे विल बी प्रेजेंट ऑन द फेसेस ऑफ द क्यूब, ठीक है। तो इसके केस में अगर मैं स्ट्रक्चर को थोड़ा सा एक्सप्लोर करूं तो यहां पे देखो अब ये किस तरह का स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाएगा हमारे पास। इस तरह का स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है। अगर इसको और ज्यादा एक्सप्लोर करें तो इस तरह का स्ट्रक्चर जो है वो फॉर्म होगा। ठीक है, इस तरह का स्ट्रक्चर जो है वो अराइज होगा। ये स्फीयर इसके कांटेक्ट में भी है, ये स्फीयर इसके कांटेक्ट में भी है, ये स्फीयर इसके कांटेक्ट में भी है और ये स्फीयर जो है वो, देखो जो प्रीवियस केस था जैसे मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया था, ये सारे के सारे स्फीयर क्या थे, एक दूसरे के कांटेक्ट में थे। बट अब क्या करो, यहाँ पे बीच में एक स्फीयर, फेस पे स्फीयर इंसर्ट करोगे तो क्या होगा, ये दोनों दूसरे अपोजिट साइड में मूव करेंगे, भी अपोजिट साइड में मूव करेंगे और ये जो बीच में स्फीयर होगा ये सभी के कांटेक्ट में होगा, ठीक है। सो इस तरह का स्ट्रक्चर जो वो अराइज हो रहा है। अब देखो यहाँ पे ये बन जाएगी आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। और इसको आपने पाइथागोरस थ्योरम से फिर सॉल्व करना है, ठीक है। मैं यहाँ पे ही इसी को सॉल्व कर रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। ये भी ए है, ये भी ए है। पहले मैं ये फाइंड आउट करूंगा और उसके बाद जो है, अब देखो रेडियस ऑफ एटम जो है वो क्या हो जाएगी, यहां से फाइंड आउट की जा सकते हैं इजिली। लेट अस ट्राई इट, ठीक है। तो यहां पे मैंने इसकी नेमिंग कर दी जैसे ए बी सी। सो इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC, ठीक है। राइट एंगल ट्राइंगल ABC में, राइट एंगल ट्राइंगल ABC में देखो क्या होगा हमारे पास, AC स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करें, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC स्क्वायर की वैल्यू देखो क्या हो जाएगी, AB की वैल्यू है A स्क्वायर, BC की वैल्यू पुट करो, A है तो ये भी क्या हो जाएगा A स्क्वायर। AC स्क्वायर इज इक्वल टू 2A स्क्वायर एंड AC इज इक्वल टू √2 इंटू A, ठीक है। AC की वैल्यू आ गई। अब दो एटम के बीच की जो टोटल डिस्टेंस है अगर वो फाइंड आउट करनी है हमें, D इज इक्वल टू AC बाई 2, दो एटम के बीच की डिस्टेंस दिस एंड दिस, ठीक है। ये डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है तो क्या हो जाएगा, AC बाई 2 हो जाएगा। और अगर रेडियस फाइंड आउट करनी है तो वो D बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। D इज इक्वल टू
√2a/2, ठीक है। एंड रेडियस इज इक्वल टू d/2 रेडियस। अब देखो रेडियस क्या हो जाएगी, ये हाफ हो जाएगी इसके बीच में। तो अगर रेडियस के लिए एक्सप्रेशन लिखना हो तो रेडियस इज इक्वल टू √2a/4, ठीक है। इसको आप रैशनलाइज भी कर सकते हो। r इज इक्वल टू √2/4a इंटू √2 इंटू √2। √2 इंटू √2 क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा। और यहाँ पे क्या बन गए, r इज इक्वल टू 2a/4 √2, ठीक है। तो यहां पे रेडियस जो है वो किसके इक्वल आ रही है, रेडियस इज इक्वल टू a/2 √2, ठीक है। तो ये आपके पास एक्सप्रेशन बन रहा था √2 इंटू √2, 2 आ गए, 4 √2 बन रहा है, 2 2 4, तो यहाँ पे 2 √2 आ रहा है। r इज इक्वल टू a/2 √2, ठीक है। इजिली जो है ये भी क्या किया जा सकता है, कैलकुलेट किया जा सकता है। तो रेडियस और एज लेंथ में क्या रिलेशनशिप आ रहा है यहाँ पे, r इज इक्वल टू a/2 √2 इन केस ऑफ FCC यूनिट्स। सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो है थर्ड केस जो आ जाता है हमारे पास, वो है रिलेशनशिप बिटवीन रेडियस ऑफ एटम एंड एज लेंथ ऑफ द यूनिट सेल इन केस ऑफ BCC, that is body centered cubic unit cell. एटम्स कॉर्नर्स पे तो प्रेजेंट है ही, और कहां पे प्रेजेंट होंगे, एक एटम जो है वो कहां पे प्रेजेंट होगा, बॉडी सेंटर ऑफ द क्यूब में प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो एज लेंथ है, ये भी a है, ये भी a है, ये भी a है। तो यहां पे हमारे पास जो है इसको ज्वाइन कर दो और दो राइट एंगल ट्राइंगल जो है वो फॉर्म हो रही है, ठीक है। सो इस राइट, ये मैंने नेमिंग कर दी जैसे A B C और ये पॉइंट आ गया D। तो सबसे पहले इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC, इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC, AC की वैल्यू जैसे हमने प्रीवियसली भी फाइंड आउट की, AC की वैल्यू AC स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। AC स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, 2A स्क्वायर, एंड AC की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे, √2A, ठीक है। इतनी वैल्यू आ गई AC की, ठीक है। अब ट्राइंगल कंसीडर करो, दिस राइट एंगल ट्राइंगल, ये राइट एंगल ट्राइंगल जो अब आप कंसीडर करोगे, ये राइट एंगल ट्राइंगल और ये स्फीयर भी यहीं पे आ रहा है, ठीक है। अब इन राइट एंगल ट्राइंगल ADC, now in right angle triangle ADC, AD square is equal to AC square plus DC square। AD square is equal to AC square की वैल्यू देखो, AC की वैल्यू क्या थी, √2A का स्क्वायर प्लस DC क्या है, ये एज लेंथ है यहाँ पे, ठीक है। एज लेंथ की वैल्यू है तो A स्क्वायर आ जाएगा। तो ये बन गया आपके पास 2A square plus A square means this will be equal to what, 3A square। So AD square की वैल्यू आ गई आपके पास 3A square, और AD की वैल्यू देखो कितनी आ रही है, √3A, ठीक है। सो AD की वैल्यू आई आपके पास √3A। अब इसके बाद distance D, distance between the two atoms, D is equal to AD/2। डिस्टेंस की वैल्यू क्या आ जाएगी, AD/2 हाफ हो जाएगी। सो D is equal to
AD की वैल्यू क्या थी आपके पास, √3a/2 एंड व्हाट अबाउट रेडियस, रेडियस इज इक्वल टू d/2, सो रेडियस इज इक्वल टू √3a/4, ठीक है। सो this will be the relationship between radius of atom and edge length of the unit cell. R is equal to √3a/4, इतना आ रहा है यहाँ पे, क्लियर। सो ये किसके केस में है हमारे पास, BCC के केस में, दैट इज व्हाट, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है। तो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के केस में रेडियस इज इक्वल टू √3a/4, ठीक है। दिस इज द रिलेशनशिप। तो 3 रिलेशनशिप हमने डिराइव किए। सिंपल क्यूबिक के केस में क्या आ रहा था, R इज इक्वल टू सिंपली a/2, और FCC के केस में क्या है, FCC के केस में रेडियस इज इक्वल टू √ और सिंपली a/2√2, और जो थर्ड केस है, फर्स्ट केस में ये है, FCC के केस में सेकंड वन वाला है, और थर्ड केस में जो था, जैसे हमारे पास BCC है, तो BCC के केस में R इज इक्वल टू √3a/, ये रिलेशनशिप, 3 रिलेशनशिप जो है ये एस्टेब्लिश हो गए यहाँ से, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, एज वेल एज अगर किसी कंपाउंड का कोई फॉर्मूला है, कुछ एटम्स मिसिंग हैं, तो किस तरह से उसका फॉर्मूला जो अफेक्ट होगा, ठीक है, तो वो भी हम जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो यहाँ तक जो आप कंप्लीट कर लोगे। आज हमने स्टडी किया कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट पर यूनिट सेल, एज वेल एज रिलेशनशिप बिटवीन एज लेंथ ऑफ द यूनिट सेल एंड रेडियस ऑफ एटम, ठीक है। तीनों के केसेस में डिस्कस किया, सिंपल क्यूबिक के केस में भी, BCC के केस में भी, FCC के केस में भी, ठीक है।